नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आज फिर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरिट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरह से खत्म किया गया था। मीन्स हम लोगों ने कल चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट पे बात की। कल के चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट में हमने बात किया था कि उसमें वो 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट में हम लोगों ने देखा था कि 22 पुलिस वालों को गोरखपुर के मतलब चौड़ा चौड़ी गांव में, गोरखपुर जिले के चौड़ा चौड़ी गांव में इसमें ये इंसिडेंट हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिस वालों को जला करके मार दिया गया था। ये एक बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। महात्मा गांधी ने इसकी बहुत ही कड़ी निंदा की। इसके लिए उन्होंने 5 दिन के, हमने कल बताया था कि 5 दिन का उन्होंने ये भूख हड़ताल भी रखा था। इसके बाद फिर हम लोग देखे थे उसमें कि 12 फरवरी 12 फेब 1922 को उन्होंने क्या किया था कि इस एनसीएम मूवमेंट, जो एक बहुत ही देशव्यापी मूवमेंट था, इस मूवमेंट को उन्होंने बंद कर दिया। अब हम लोग उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इस मूवमेंट के कारण बहुत सारे नेता, चाहे वो कांग्रेस को हो या फिर और भी किसी दूसरे दल के नेता, जो इस मूवमेंट से काफी ज्यादा प्रभावित थे, वो सारे नेतागण जो है वो बहुत ज्यादा दुखी थे इससे। और इसी में क्या होता है कि आगे चल के फिर वो जो कांग्रेस है वो दो भागों में बट गए। गरम दल, नरम दल तो पहले से ही अलग थे। सूरत सेशन में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर 1916 में वो लोग हालांकि एक साथ आए थे। 1916 के लखनऊ सेशन में हालांकि उन लोगों का एक साथ आए थे, लेकिन फिर से यहाँ पे ये एलसीएम बंद होने के बाद, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बंद होने के बाद, फिर से नरम दल, गरम दल जो है वो अलग अलग पार्टी बना करके और अलग होते दिखाई दे। यानी कि कांग्रेस का यहाँ पर एक बार फिर से स्प्लिट हो रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पे टूट रहा है। तो किस तरह से कांग्रेस टूटते हैं हम देख रहे हैं। कांग्रेस जो है इससे एक नया दल निकल के आता है। एक कांग्रेस तो था, इसी से एक नया दल निकल के आता है जिसका नाम हम देते हैं स्वराज पार्टी। अभी हम लोग इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी एक निकल के आता है, इसी से एक और निकल के आता है HRA। ये एक गरम दल का पार्टी, ये एक गरम दल कह सकते हैं या फिर एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल हम कह सकते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये एक पार्टी का गठन हुआ था 19। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वराज पार्टी एग्जिस्टेंस में क्यों आई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी क्या देख रहे थे, यहाँ तक हमारी कहानी ये थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो चुका है। अब कोई एक बड़ा मूवमेंट चल नहीं रहा है जिसके जरिए ब्रिटिशर्स को कुछ परेशान किया जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, कुछ नए रास्ते खुलते हैं, और वो रास्ते में से हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी को। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो, इसका डेट अगर हम देखें तो स्वराज पार्टी का जो गठन होता है ये होता है 1 जनवरी 1923। ठीक है, इस दिन को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। क्यों हुआ था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इससे पहले का बैकग्राउंड क्या है, इस स्वराज पार्टी के गठन का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य था कि हम लोगों ने सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड देखा था कि चौरी चौरा के कांड के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया। इसके बाद 1922 में ही एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाहौर सेशन। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक हम लोग कहते हैं उसको गया सेशन। इट मीन्स ये जो है क्या है, कांग्रेस का ईयरली सेशन होता था। तो ये जो कांग्रेस का ईयरली सेशन होना था, ये हुआ था कहाँ पे, ये हुआ था गया में। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि गया सेशन कांग्रेस का जो हुआ था, इसी सेशन में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ। कांग्रेस में एक स्प्लिट हुआ, यानी कि इसमें एक फूट पड़ा। फूट क्यों पड़ा है उसका बैकग्राउंड हम लोगों ने देख चुके हैं।
ठीक है। अब इसमें कांग्रेस से अलग हो जाती है, एक नया पार्टी बनती है, इस नई पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। अब इस स्वराज पार्टी का गठन हम लोग समझ चुके हैं क्यों हुआ, क्योंकि गया सेशन में इस पर बहस हुआ था, बहुत ज्यादा बहस हुआ, क्योंकि एक अच्छे खासे मूवमेंट को, चलता हुआ मूवमेंट को बंद कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि स्वराज पार्टी जो है उसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी पार्टी बनती है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके कोई लीडर होते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तब तक इसमें से जो काम की चीजें नहीं है उसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वराज पार्टी जो है, जो 1 जनवरी 1923 में एग्जिस्टेंस में आया है, लखनऊ मतलब गया सेशन के बाद, गया सेशन, कांग्रेस के गया सेशन के बाद ये एग्जिस्टेंस में आए। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे। उस लीडर्स का नाम ने, एक तो थे मोतीलाल नेहरू, एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ठीक है, इनको हम CR दास भी कहते हैं, शॉर्ट में इनको हम CR दास या फिर चित्तरंजन दास भी कहते हैं। ये इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ठीक है, इन्होंने, क्योंकि ये एक अध्यक्ष थे और ये उसके सेक्रेटरी थे, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन हो चुका। कब हुआ इसका गठन? 1 जनवरी 1923। क्यों हुआ था? क्योंकि गया सेशन में कांग्रेस में एक इस तरह का स्प्लिट हुआ और इस स्प्लिट के बाद फिर एक नए पार्टी का गठन होता है, जिसको लीड करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हालांकि इसमें और भी लीडर थे, जैसे एक नाम और आता है इसमें, विट्ठल भाई पटेल। इसके एक और नाम है विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे। अब हम इसको समझते हैं, इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसके एम्स क्या, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों ये बना था, क्यों इसका गठन हुआ था, इसको समझते हैं। तो इसमें ये जो कांग्रेस के गया सेशन जो हुआ था, इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये कहा था कि अब हम लोग बाहर से बहुत हुआ लड़ रहे हैं, इट मीन्स ब्रिटिश के खिलाफ हमें लड़ना है, ये हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है, मेरा मेन गोल है हम लोग का आजादी पाना, ब्रिटिश को परेशान करना, ब्रिटिश को यहाँ से भगाना, ये हमारा मेन गोल है। तो और आज तक जो भी हम कार्रवाई करते आए हैं, 1905 के बंगाल विभाजन से जो भी किए, स्वदेशी मूवमेंट से लेकर के फिर चंपारण सत्याग्रह हमने किया, हमने मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, या फिर और भी जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह हमने किया, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने किया, हमने और भी आगे जो भी मूवमेंट होगा, चौरी चौरा में जो हमने, तो ये सारे मूवमेंट थे, ये सारे मूवमेंट एक इलीगल तरीके से थे, कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ जाकर के डायरेक्ट सरकार से टकराने वाली बात। लेकिन अब हम लोग एक नया तरीका इसमें अपनाने वाले हैं, क्योंकि नया तरीका वो क्या होगा, वो नया तरीका होगा कि अब हम सरकार के अंदर घुसते हैं। पहले समझे, सबसे पहले हम लोग सरकार में इंटर करते हैं, सरकार में प्रवेश करते हैं, सरकारी नेता के रूप में वहां पर जाकर के, वहां पर जैसे कि था ना, इनका एम था कि टू फाइट सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इनका उद्देश्य था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, इसमें फाइट नहीं, इसको कर सकते हैं हम टू पार्टिसिपेट करना इसमें, और पार्टिसिपेट करने के बाद उसमें जीतना है उस जगह को, और उसमें एक सीट प्राप्त करके और फिर इस तरह से 2-4 सीट प्राप्त करके और उसके अंदर से ब्रिटिशर्स को परेशान। मेन उद्देश्य यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करना है। अब ये पार्टिसिपेट करने का अधिकार कहाँ से मिला है, ये हमने आपको नहीं बताया है, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक आया था चेम्सफोर्ड 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसमें प्रथम बार निर्वाचन का मतलब कि चुनाव लड़ने का अधिकार भारतीयों को भी दिया गया,
ठीक है। प्रोविंशियल असेंबली में, प्रोविंशियल काउंसिल में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इनको मतलब चुनाव लड़ने का, चुनाव में पार्टिसिपेट करके वहां पर एक पार्टिसिपेंट्स के तौर पे, वहां पे एक मेंबर के तौर पे, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर के तौर पे ये लोग कॉन्टेस्ट, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके वहां जीत करके वहां जाना चाहते थे, ठीक है। और वहां पर जा करके और फिर सरकार के अंदर रह करके और सरकार की सारी जो नीतियां हैं, सारी जो प्लान पॉलिसी वो बनाते हैं, उसको अंदर से उसको डिस्टर्ब करना या उसके बारे में पहले से जानकारी लेकर के उस पर अपनी जनता को अलर्ट करना, अपनी जनता को उससे ऐसे बिल पास ना होने देना जो कि जनता की भलाई के लिए ना हो, ठीक है। ऐसे बिल का समर्थन करना जो कि जनता के लिए डायरेक्ट भलाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी या फिर और भी जो लीडर्स थे वो सत्ता से बाहर रहकर, सरकार से बाहर रहकर सरकार को डिस्टर्ब करते थे, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते थे। ये लोग का ऑप्शन है, इन लोगों का कहना कि नहीं, हम सरकार के अंदर जाकर के अगर इस तरह का कुछ करते तो हम पे कोई कानूनी कार्रवाई ज्यादा नहीं हो, ठीक है। इससे हमारा वो अधिकार होगा, हम अगर विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं वहां पे, अगर हम कुछ ऐसी भूमिका भी निभाते हैं, कोई भी ऐसा एक लीडर के तौर पर वहां पे एक मेंबर के तौर पे है, तो हमारा भी एक वोट का वैल्यू होगा, हमारे भी वोट, अगर जो कोई भी ऐसा प्लान और पॉलिसी आ रहा हो जो कि ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए और जनता का नुकसान कर रहे हो, तो ऐसे प्लान और पॉलिसी को हम अपने वोट, अपना समर्थन देंगे ही। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं, इन लोगों ने कहा इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि एक स्वराज पार्टी का गठन हो और सरकार के अंदर प्रवेश करके और सरकार को अंदर से खोखला करना, अंदर से डिस्टर्ब करने का एक प्लान बनाया, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इस तरह के नियम पारित हुए थे, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स को, भारतीयों को भी वहां पे ब्रिटिश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे वहां पे उनको चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। तो इसी वजह से, इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए इनका क्या सफलता मिली, इनको इसका क्या बेनिफिट मिला, इस पार्टी को बनाने का इसका क्या बेनिफिट मिला, अब हम लोग ये देखते हैं। तो बेनिफिट ये मिला है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा, ठीक है, इलेक्शन उन्होंने जो लड़ा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, ठीक है, इस इलेक्शन में इन्होंने 41 सीट कुल मिला करके 41 सीट्स को जीते। कितने सीट्स को जीता? 41 सीट्स जीते हैं आउट ऑफ 142 सीट्स। 142 सीट्स में से 41 सीट्स जीते। इसका मतलब यह है कि लगभग आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 1/3 सीट यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। लगभग 1/3 सीट में, 1/3 से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन इसके मेजोरिटी से भी प्रभावित किया जा सकता है किसी भी डिसीजन, ठीक है। मतलब ब्रिटिश अगर कोई प्लान पॉलिसी ला रहे हैं जो कि भारतीयों के लिए नुकसानदेह है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये अपने इस 41 वोट से क्या कर सकते हैं, उस नीति नियम को प्रभावित कर सकते हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा प्रोविंशियल काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय स्तर पे जो प्रोविंशियल काउंसिल में जो इलेक्शन हुए थे, इसमें इन्होंने मेजोरिटी हासिल की। तो ये भी एक देखिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि इनको यहाँ पे मेजोरिटी की सरकार मिली। तो उम्मीद है आपको इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि स्वराज पार्टी जो बनी, इस स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य था। इस स्वराज पार्टी में अब हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि ये टॉपिक लगभग हो गया है। तो इसमें क्या है कि इस स्वराज पार्टी में ये 1 जनवरी 1923 को इसका गठन हुआ। क्यों हुआ था गठन? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था और अब अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जो कि आजादी को लेकर के कुछ प्रयास जिसको कहा जा सकता। तो इसीलिए इन लोगों ने एक आइडिया बनाया और उसका प्रस्ताव उन्होंने गया सेशन में रखा, लेकिन गया सेशन में जो कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि कांग्रेस से अपने आप को अलग करके और एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम है स्वराज पार्टी, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ये देखा कि इसके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से।
इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, इस तरह के कुछ इसके प्रोमिनेंट लीडर्स। और इनका उद्देश्य या इनका ऑब्जेक्टिव था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रवेश करके, इलेक्शन के थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रवेश करके और अंदर से ब्रिटिश को खोखला करके, अंदर से ब्रिटिश को कि जो पॉलिसी है, नियम कानून को जो बना रहे हैं, जो भारतीयों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनको पास नहीं होने देगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका अधिकार कहाँ से मिला। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें तो इसका अधिकार इनको कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से इनको ये अधिकार मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका क्या अचीवमेंट कुछ हुआ। मीन्स इतना बड़ा रिस्क लिया इन्होंने कि कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी से अलग होकर के कुछ नया कुछ करना, कुछ अलग करना। ठीक है, स्वराज पार्टी कुछ नया कदम उठाने जा रही है, सरकार के अंदर जाके प्रवेश करके सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का। तो इसके कुछ बेनिफिट्स या कुछ अचीवमेंट्स हुए। जी हाँ, इसके अचीवमेंट्स में उनको ये मिले, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उनको कुल मिलाकर के 41 सीट्स पर वो विजयी हुए। ठीक है, आउट ऑफ 142 सीट्स में से 41 सीट्स पे उनको विजय हासिल हुआ। इसके बाद फिर ये जो प्रोविंशियल काउंसिल का जो इलेक्शन होता है, प्रोविंशियल काउंसिल मीन्स छोटे छोटे प्रांत। उस टाइम हम लोगों ने देखा है ना कि भारत का जो ये ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया कुछ प्रांत में बटे हुए, जैसे उनका पंजाब राज्य था, पंजाब राज्य उत्तरी सीमा प्रांत था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इसको बोलते हैं। फिर पंजाब राज्य, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज हम लोग यूपी कहते हैं। फिर जो मिडिल प्रोविंस था, मिडिल प्रोविंस मीन्स मध्य प्रदेश, जिसको आज कहते हैं, या एमपी मध्य प्रदेश कहते हैं। फिर बिहार राज्य था, बिहार राज्य। फिर बंगाल राज्य था, बिहार में उस टाइम में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों बिहार के अंतर्गत आते हैं। फिर बंगाल राज्य हम लोग देखें बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल और तब का असम और बांग्लादेश, ये तीनों आते थे। तो ये सारे क्षेत्र, इसके बाद दक्षिण में हम लोग देखा है कि मैसूर, ये सारे क्षेत्र। तो इन सब क्षेत्रों में चुनाव होने शुरू हुए कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इस सुधार को हम कहते हैं चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मीन्स सुधार। ये सुधार क्या है? मॉन्टेस्क्यू ये होता है ना कि हर 10 साल में ब्रिटिश इंडिया क्या करती है कि अपने द्वारा बनाए हुए नियम कानून का, उनका जो रूल जिसको कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, जिसके थ्रू वो भारतीयों पर शासन किया करते थे। तो उसमें वो हर 10 साल में कुछ फेरबदल किया करते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें एक और फेरबदल देखेंगे, जिसके लिए साइमन कमीशन भारत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में थे। इसी सुधार में भारतीयों को भी इलेक्शन में भाग लेने का एक अधिकार दिया गया। तो इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्वराज पार्टी का गठन किया गया और स्वराज पार्टी ने इस तरह से भारत के लिए ब्रिटिश सेना के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इंटर करके और फिर उनको अंदर से प्रभावित करने का प्रयास किया। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ठीक है, तो धन्यवाद।